नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो हो चुका है। क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास है। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के प्री में, उस पर। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, संभावित सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। और हम भी ये भी देखेंगे कि आखिर जो इस बार पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है उसका लेवल कैसा है, क्या वो काफी टफ था या फिर वो इजी था या फिर वो मॉडरेट था। तो इस पर हम लोग लास्ट में जो है एक हम लोग कमेंट जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर हम देखें पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर हर सेट में इस ये क्वेश्चन आए हैं और इसलिए मैंने इसको अलग से पीपीटी में ही बना दिया है ताकि हर सेट के जो स्टूडेंट है वो इसको अपने तरीके से मिला सके। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? तो भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, है ना। और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषय संवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे चार जो है कथन दिए गए हैं, 4 इसमें विषय दिए गए हैं। और पूछा जा रहा था आपसे कि इनमें से कौन सा विषय संवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। और अगर हम देखें तो जो पहला विषय है वो क्या है? वन्य जीवों की सुरक्षा। ओके। दूसरा क्या है? कृषि पर आय। तीसरा क्या है? विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर। और चौथा है मूल्य नियंत्रण। और पूछा जा रहा है समवर्ती सूची में क्या आता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अगर हम देखें कृषि पर आय, अगर कृषि पर आय की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कृषि पर आय है उस पर कर लगाने का अधिकार किसको? राज्य सरकारों को है। यानी कि राज्य सूची का ये विषय है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो कृषि पर आए तो यहाँ पर राज्य सूची का विषय है, ये तो होगा नहीं। अगर हम देखें तो जो पॉइंट नंबर 2 है वो समवर्ती सूची में नहीं है, यानी कि कृषि पर आय नहीं है। और अगर हम एलिमिनेट भी करते हैं तो आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहां से एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी भी यहां से क्या हो जाता है? एलिमिनेट। यानी कि या तो ए होगा या फिर क्या होगा? सी होगा। अब देख लेते हैं हम लोग। अगर हम देखें चौथा मूल्य नियंत्रण, है ना, यानी कि अगर हम फोर्थ पॉइंट को पालें कि क्या वो राज्य सूची में है, केंद्रीय सूची में है या फिर समवर्ती सूची में है, तो हमारा आंसर हमारे सामने है। और यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण। और आपको ध्यान में रखना है कि जो मूल्य नियंत्रण है वो भी अगर देखा जाए तो कहां आपको किस में आता है? समवर्ती सूची में। क्योंकि आप देखिएगा जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर, वो भी राज्य सूची का क्या है? विषय है। यानी कि इस पर भी आप देखोगे जो विद्युत उपभोग है उस पर जो टैक्स वगैरह लगता है या फिर बिक्री पर जो कर लगता है वो कौन लगाती है? राज्य सरकारें। तो 2 और 3 तो यहां पर होगा ही नहीं। यानी कि यहां पर आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया है? एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर आएगा। यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा और जो मूल्य नियंत्रण है ये दोनों क्या है? संवर्ती सूची के विषय हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे हर जितने भी सूचियां हैं और सूचियों में जो विषय हैं उसको रटना आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर उपयोग करते हैं तो आसानी से आपको जो है आंसर यहाँ पर मिल जाता। तो हमें पता है कि कृषि पर आय जो है वो क्या है? राज्य का मामला है। या फिर विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर जो कर है वो किसका मामला है? राज्य का मामला है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, है ना, इसको सही निकाल सकते थे इसका उत्तर। और इसका उत्तर क्या रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आया आपके बीपीएससी में, क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है ना। तो लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, इसका मतलब है। और यहाँ पर ऑप्शन है आपका कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग। बी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग में। सी क्या है? प्रधानमंत्री कार्यालय में। और डी क्या है? लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। बिल्कुल यहां पर आप देखोगे जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वहां पर जो स्टाफ की नियुक्ति है
वो राष्ट्रपति के परामर्श से आप देखोगे, राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकते हैं? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनसे, या फिर और उनसे जो है परामर्श करने के बाद वो क्या कर सकते हैं? सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति के नियम और नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में अलग अलग नंबरों में होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, देख लेते हैं एक और क्वेश्चन को जो कि आपके बीपीएससी के पेपर में आया है, और क्वेश्चन आया है भारत का महान्यायवादी से। और महान्यायवादी को लेकर के अभी जितने भी क्वेश्चन हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने क्लास में डिटेल में जो हमने पॉलिटी का सेशन लिया है, तो अगर आपने क्लास को सही से अच्छे तरीके से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप आसानी से क्या कर लेंगे? उसको बना लेंगे। अब भारत का महान्यायवादी और उसको लेकर के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और अगर आपने नोट्स भी ढंग से पढ़ा होगा तो इसके आंसर आपको पता है। तो क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। सभी को पता है कि जो महान्यायवादी है वो सदन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, बस वो वोट नहीं डाल सकता है कि नहीं? तो यानी कि ये तो आपका गलत ही है। अच्छा, बी क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। चलिए ठीक है, सबको पता है कि महान्यायवादी का काम क्या है? सरकार को विधिक मामलों में क्या करना? उसको सलाह देना। फिर भी हम लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे। सी क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहम नहीं है। इसका मतलब होता है कि महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जो केंद्र सरकार है उसको डिफेंड कर सकता है, उसके अलावा किसी और न्यायालय में वो जाकर के केंद्र सरकार को डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये तो बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा नहीं बल्कि किसी भी न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एक पार्टी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां पर उसका मत रखने के लिए कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो अदर कोर्ट्स हो। तो यहां पर आप देखोगे ये वाला भी जो है गलत स्टेटमेंट है। थर्ड देखा जाए, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है। पूर्णकालिक, आप सभी को पता है कि क्लास में भी डिस्कस हुआ कि जो महान्यायवादी होता है वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक क्या है? उसके पास योग्यता है। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो कोई प्राइवेट वकील हो सकता है, अधिवक्ता हो सकता है, जिसको कि उसके एक्सपीरियंस के आधार पर क्या किया गया? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। अटॉर्नी जनरल रहते हुए भी वो व्यक्ति अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो पूर्णकालिक का मतलब ये होता है कि आपने जो सरकारी पद आपको दिया गया है, आप उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। पूर्णकालिक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं? वो पूरी तरीके से अपने काम को करते हैं, दूसरा और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल वो गवर्नमेंट का काम करते हुए भी अपना जो निजी प्रैक्टिस है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, उसको कर सकता है। यानी कि पूर्णकालिक शब्द के वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाता है? गलत। यानी कि हमारा जो है आंसर निकल करके आ गया है, और वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। तो काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, क्लास में भी हमने इस तरीके से पढ़ा है। तो अगर पॉलिटी के नोट्स को ढंग से किसी ने रिवाइज कर लिया होगा तो उससे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप देखेंगे यहीं पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर इसको डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की यहाँ पर बात हो रही है ना? बात हो रही है डीपीएसपी की, गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर किसकी? गांधीवादी सिद्धांतों की। तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो स्टडी किया डीपीएसपी को, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में कैसे गांधीवादी सिद्धांतों को अलग, समाजवादी सिद्धांतों को अलग, और उदार बौद्धिक यानी कि जो मॉडर्न सिद्धांत है उसको अलग। अब गांधीवादी सिद्धांतों की बात हो रही है तो सबको पता है, आंख बंद करके आप जानते होंगे, बता सकते हैं कि गांधी जी जो है पंचायतों को लेकर के काफी है ना सीरियस थे। यानी कि वो ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर के बातें करते थे। तो आप देखोगे ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल क्या है? एक गांधीवादी सिद्धांत है। इसके अलावा आप देखोगे महात्मा गांधी जो है वो छोटे कुटीर गांवों के विकास को लेकर के काफी ज्यादा बातें करते थे। उनका कहना था कि बड़े बड़े उद्योग से ज्यादा अगर हम छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को गांव के लेवल पर क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे,
तो उससे भारत के गांवों का विकास होगा और यही असली मायने में विकास है, तभी जाकर के पूरा देश विकास कर सकता है। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की वो क्या करते थे, वकालत। आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की उन्नति, बिल्कुल ये फर्स्ट और थ्री तो है, ठीक है ना, फर्स्ट और थ्री तो है, लेकिन दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा क्या है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उदार बौद्धिक सिद्धांतों में आता है, सीधी सी बात है, एक नई सोच कि धर्म कोई भी हो लेकिन जो पर्सनल लॉ होंगे वो क्या होंगे, एक समान होने चाहिए। तो ये गांधीवादी सिद्धांत नहीं बल्कि उदार बौद्धिक सिद्धांतों में आता है। काम का अधिकार, काम का अधिकार जो है एक समाजवादी सिद्धांत है, यानी कि 4 भी नहीं होगा और आपका 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर निकल करके आपका आ गया है, और आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और तीसरा। तो अच्छे से हम लोगों ने डीपीएसपी क्लास में डील किया है, वहीं से क्वेश्चन आया है और सबको पता है कि गांधीवादी सिद्धांत क्या है ना, समाजवादी सिद्धांत क्या है और उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है। ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखिए इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखेंगे आगे चल करके जिनका स्टेटमेंट वाइज उन्होंने क्या किया है, फंसाने का काम किया है बच्चों को। लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप सीधे सीधे इसको बना सकते थे, है ना, अगर आपको आपने ध्यान से अनुसूचियों को पढ़ा है तो। और मैं बोलता भी हूँ कि बीपीएससी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनुसूची वगैरह को आप देख के जाइए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है छठी अनुसूची में, शपथ का प्रारूप दिया हुआ है तीसरी अनुसूची, है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, और संघ सूची के सामने लिखा हुआ है सातवीं। सबको पता है संघ सूची जो है सातवीं अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है, शपथ का प्रारूप जो है वो तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। और अगर आप एक नजर में पढ़ेंगे तो बहुत लोग यहाँ पर हो सकता था इसको भी मान ले कि ये भी सही है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और सामने क्या लिखा हुआ है छठी अनुसूची। लेकिन अगर ध्यान से आपने देखा होगा अनुसूचियों को तो आपको पता है कि जो छठी अनुसूची में है जनजातीय क्षेत्रों का नाम लिखा हुआ है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ना कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। वो कहां पर है, पांचवी अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची, है ना, याद रखिएगा। इसीलिए जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। आंसर निकल करके आ चुका है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये तीन भी पता है तो आप आसानी से इसका क्या, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा था फिर भी अगर आपको संघ सूची के बारे में पता है, राज्यों में सीटों का आवंटन पता है, शपथ कहां दिया गया वो पता है, तो आप आसानी से एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। और ये क्या है, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, जबकि छठी अनुसूची आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान से जो है यहाँ पर इसको पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर बोल रहा है केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो है दो कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन वगैरह सही है। देख लेते हैं, पहला कथन क्या है, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से, कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। अब देखिए एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट सचिव कोई भी सचिव स्तर का अधिकारी होगा, कैबिनेट सचिवालय जो है या फिर कैबिनेट सचिव का काम क्या है, कैबिनेट सचिवालय का काम है अलग अलग मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन को क्या करना, बनाना, कोऑर्डिनेट करना। जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, कितनी अच्छी तरीके से काम हो, फाइलें वाइलें कहीं अटके नहीं, है ना। तो आप देखोगे कैबिनेट सचिव कभी भी प्रधानमंत्री को ये नहीं सलाह देगा कि हाँ कोई मंत्रालय का निर्माण कर दो और कोई विभाग का निर्माण कर दो, ये एकाधिकार है किसका, प्रधानमंत्री का, है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये कथन तो पूरी तरीके से आपका गलत है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। तो अगर हम देखें तो केवल एक सही है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, है ना।
सी जो है वो भी इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है? या तो बी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो इसके लिए दूसरा कथन तो हमें देखना होगा। दूसरा कथन क्या है? बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। बिल्कुल, हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, और आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। आपने देखा भी होगा कि जब नई लोकसभा गठन होता है और जब मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और एक फाइनल नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, किस मंत्री को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, किसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। ये सब फाइनल नोटिफिकेशन किसके नाम पर आती है? राष्ट्रपति के नाम पर आती है। लेकिन राष्ट्रपति अपने से नहीं करते हैं, किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑब्वियसली आप देखोगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है? बिल्कुल सही निकल गया हमारा। डी भी हमारा क्या होता है? एलिमिनेट। यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सब कुछ हम लोगों ने क्लास में किया है। बस आपको अपना नर्व कंट्रोल करके, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रख करके स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ना है, और आपके सामने आपका उत्तर रखा पड़ा है। ठीक है, ये चीजें तो कभी भी जो आपने पढ़ा है उस पर आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मैंने डिटेल में भी दे दिया है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्या है यहाँ पर? राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? यहां पर बात हो रहा है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य विधायिका का, कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसके बारे में कौन सा कथन ट्रू है, कौन सा कथन है ना सत्य है। देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है। याद रखिएगा, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है, तो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में भी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है। जजेस के आचरण पर संसद या फिर कोई जो न्यायाधीशों का जो आचरण है उस पर आप देखोगे जो पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका है, वो सिर्फ महाभियोग के समय ही क्या कर सकते हैं? उसके आचरण पर चर्चा कर सकते हैं, जब उनको हटाने का क्या चल रहा होता है, प्रक्रिया। तो पार्लियामेंट में जब किसी जज को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, तभी वो उस पर क्या होता है, डिस्कशन वो कर सकते हैं कि वो जज ने कोई भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया गया। ऐसे नॉर्मल डेज में आप देखोगे पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता, उसके आचरण पर कोई भी डिस्कशन नहीं करता। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकती। राज विधायिका पर भी ये लागू होता है। कोई हाईकोर्ट है मान लीजिए, और हाईकोर्ट का कोई जज, उसके आचरण पर जो है आप अपने स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि असेंबली वगैरह में आप चर्चा नहीं कर सकते। और वैसे भी आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में चलती है ना। तो स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर को याद रखिए। ठीक है, दूसरा क्या है? महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। अब हम लोग अभी अटॉर्नी जनरल देख करके आ रहे हैं, वहां पर महान्यायवादी होता है, स्टेट में कौन होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो है वो राज विधायिका के कार्यों में भाग ले सकता है ना, लेकिन वो चूंकि मेंबर नहीं होता इसलिए वो मत डालने का उसके पास अधिकार नहीं होता। सबको पता है ये, यानी कि ये भी क्या है? गलत है ना। फिर क्या है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। चलो इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, सही है कि या नहीं। ऑप्शन नंबर डी को पहले देख लेते हैं। डी क्या है? किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो देखिए आप सब, कार्यवाही का वैधता का मतलब क्या? कि मान लीजिए राज विधायिका ने कोई बिल पास किया,
किसी पर चर्चा हो रही है, कोई काम किया, उस पर आप जो है कथित अनियमितता के आधार पर ये प्रश्न उठा सकते हैं कि कार्रवाई क्या है, वैध नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये अधिकार है किसका? विधायिका का, कि वो अपने नियम उसने बना रखे हैं और नियमों के अनुसार वो क्या करती है, काम करती है। कोई बाहरी व्यक्ति इस पर प्रश्न उठा सकता है कि नहीं, अनियमितता हुई है, इसीलिए कार्रवाई को क्या कर दिया जाए, अवैध घोषित कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, न्यायालयों में तो और इस पर चर्चा नहीं होती है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डी भी आपका क्या है, गलत है, यानी कि ले दे के आपका बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही। ओके, तो यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर निकल करके आ जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आप स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत। और क्लास में डिटेल में हम लोग इन सब चीजों पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। तो अब वो डिटेल डिस्कशन का फायदा आपको दिख रहा होगा कि जब आप क्वेश्चन पर अटैक कर रहे होंगे, उसको बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको ये सारी बातें वो गूंज रही होंगी कानों में कि ये सब हम लोग क्या करते थे, डिस्कस करके आए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो काफी है ना ट्रिकी है, ठीक है। लेकिन अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान कर सकता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, अब देखिए, सबको पता है कि फंडामेंटल राइट है ना, यानी कि मौलिक अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी कि औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, या फिर बोलते हैं उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रीजनेबल वर्ड को डिफाइन थोड़ी करता है ना। रीजनेबल क्या है या क्या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। मान लीजिए सरकार ने कोई प्रतिबंध लगा दिया किस पर, फंडामेंटल राइट पर, और बोला कि ये तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उचित प्रतिबंध है, लेकिन वो उचित है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? अगर किसी को लगता है कि वो अनुचित है, तो वो जा सकता है कोर्ट, और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि हाँ, मतलब कि हमारे न्यायालय डिसाइड करेंगे कि हाँ, जो प्रतिबंध लगाया गया है वो उचित है या अनुचित। और अगर उनको लगता है कि प्रतिबंध अनुचित है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं। तो खैर, मेरा कहने का मतलब है कि औचित्यपूर्ण जो शब्द है, इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करता, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। और इसीलिए टफ है कि आखिर जब हम डिसाइड करेंगे कि प्रतिबंध जो आपने लगाया है फंडामेंटल राइट पर, वो उचित है या अनुचित, तो किस आधार पर करेंगे। और इसलिए आप देखोगे, चूंकि संविधान में लिखित नहीं है, इसलिए इसमें डाउट भी आपको होगा। और आप देखोगे, ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा ही होगा। क्या बोला जा रहा है कि सामान्य सामान्य जनहित संरक्षित हो। ऑब्वियसली अगर आप किसी फंडामेंटल राइट पर क्या कर रहे हैं, कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो आधार क्या हो सकता है कि आप इस आधार पर उस पर क्या लगाएं, रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, यानी कि जो कॉमन पीपल है, कॉमन सिटीजन है इंडिया का, उसका जो हित है वो संरक्षित हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो रीजन आपका उचित है, क्योंकि आपने क्या किया है, सामान्य जन के हित को सुरक्षित करने के लिए क्या किया है, फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल, ये तो होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। मतलब आप जो है फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उसका आधार क्या बता रहे हैं कि क्योंकि आपने इसलिए फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया है ताकि सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। देखिए, अब यहीं पर सबसे बड़ा डाउट है, ऑप्शन नंबर 2 को लेकर के ही सबसे बड़ा डाउट है कि क्या ये सही है या गलत। ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले 3 और 4 को देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इलिमिनेट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं। और 3 क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है आगे चल करके कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तीनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, इनमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। और डीपीएसपी के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं,
और कभी भी इस पर ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ऑब्वियसली आप जब देखेंगे कि क्या प्रतिबंध, जो फंडामेंटल राइट पर जो प्रतिबंध लगाया गया, अगर वह डीपीएसपी के अनुरूप नहीं है, तो आप उस प्रतिबंध को क्या कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो कहा जा रहा है ना कि आप नीति सिद्धांतों को क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है। आप डीपीएसपी को नजरअंदाज करके फंडामेंटल राइट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। चौथा क्या है, सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। मतलब इसका ये होता है कि आप फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और आपने जो है क्या किया है, ये बोला है कि सामूहिक हित जो है, सामूहिक हित के नाम पर आप फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। बिल्कुल गलत है। आपने पढ़ा होगा कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इसके नाम पर क्या की जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो सार्वजनिक हित मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सामूहिक हित की। तो सामूहिक हित के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, किस पर, फंडामेंटल राइट पर। लेकिन यहां पर क्या है, सामूहिक हित विहत्तर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत है। तो थ्री और फोर्थ, चलिए थ्री है यहां पर है, ये भी सही नहीं होगा, है ना। अच्छा, केवल फोर्थ सही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर या तो सी होगा या फिर क्या होगा, डी। और डाउट किसको लेकर के है, सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड ऑप्शन को लेकर के है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। और आपने फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध सिर्फ इस आधार पर लगाया है कि सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। ये भी उस तरीके से आप देखो, इसमें 50-50 वाला मामला है कि वो सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसका सुटेबल जो आंसर है वो होना चाहिए आपका डी, केवल एक क्या है, सही है। लेकिन फिर भी जो बीपीएससी आंसर की देगा तो इसको हमें देखना होगा, क्योंकि वन तो आपका एकदम है कि ये होना ही चाहिए। बी में जो है आप देखोगे 50-50 वाला चांसेस है, इसीलिए। लेकिन ठीक है, 50-50 वाले चांसेस को हम लोग खत्म करते हैं। इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर समान झत का हित संरक्षित हो, ये तो पूरी तरीके से क्या है, सही है। तो यहां पर आपका देखिए जो आंसर आ सकता है वो आ सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर डाउट हो सकता है, जहां पर आंसर की चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, डी, अभी के अनुसार। ठीक है, ये चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आगे भी हम लोग अपने क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोग का प्री का एग्जाम हो चुका है और आपको ध्यान में रखना है कि जिनका भी एग्जाम अच्छा गया है उन सभी को अभी से अपने मेंस की तैयारी को शुरू कर देना है। अगर आप 100 से 110 के बीच में स्कोर किए हुए हैं या उससे ऊपर आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, तैयारी कीजिए, किसके लिए, अपने मेंस एग्जाम के लिए। और अन अकेडमी के द्वारा आप देखोगे कि आपके जो मेंस का जो कोर्स है उसको लॉन्च किया जा रहा है। उड़ान बैच हमने लॉन्च किया है, 71st बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स के नाम से हमने इस लो कोर्स को लॉन्च किया है। और आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जो है इसमें पूरा जो है मेंस ओरिएंटेड कंटेंट का डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होने वाली है, आपको हैंडआउट मिलने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, क्लास में अच्छे से डिस्कशन होने वाला है। तो जिनका भी अगर 100 से ऊपर मार्क्स आ रहा है ना, तो आप निश्चिंत रहिए कि आप जो है मेंस में जा रहे हैं, लिख रहे हैं, और आप हमारे उड़ान बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके इसके ड्यूरेशन के लिए, है ना, इसके फीस के लिए, फीस भी बहुत ही नाम मात्र की है। आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर आकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप रजिस्टर भी कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पर पूरी जानकारी जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो हमारे सेशन होंगे वो पूरे के पूरे मेंस ओरिएंटेड सेशन होने वाले हैं। तो आप इस उड़ान बैच के बारे में सारी जानकारी जो हमारे सेंटर पर आकर के ले सकते हैं। बैच जो हमारा 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ओरिएंटेशन जो हमारा है वो 16 सितंबर को है। तो आप ओरिएंटेशन क्लास में आइए, सारी बातों को समझिए और हमारे उड़ान बैच को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताएं
का निर्धारण करता है, अर्हताओं का निर्धारण करता है। यानी कि योग्यता की यहाँ पर बात हो रही है। बात हो रही है किसकी? वित्त आयोग की। वित्त आयोग आप लोगों ने पढ़ा है क्लास में और सभी को पता है कि वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यताएं होंगी, उसका निर्धारण हमारा संविधान नहीं करता, बल्कि ये पावर देता है किसको? संसद को, कि आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण कर सकते हैं, योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां पर आप देखोगे कि जो ऑप्शन है मंत्री परिषद बिल्कुल नहीं, भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, संघ कैबिनेट, संसद विधि द्वारा। तो संसद ने विधि द्वारा जो है वित्त आयोग में कितने मेंबर होंगे, कौन इसके सदस्य होंगे, इसकी क्या योग्यता होगी, उसका क्या करता है? निर्धारण करता है। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, काफी आसान क्वेश्चन था ये। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूरा का पूरा आप देखिए कि वो वाला प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और, है ना। आप देखिए जो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। और यहां पर हिंदी का जो स्टेटमेंट है और जो इंग्लिश के स्टेटमेंट पे पूरी की पूरी गड़बड़ी आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है प्रोरोगेशन, है ना। सेकेंड जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोरोगेशन इन अ सेशन। और प्रोरोगेशन को यहां पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है? स्थगन। अरे स्थगन का इंग्लिश होता है एडजर्नमेंट, आपने पढ़ा होगा। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, है ना। और यहां पर लिखा हुआ है प्रोरोगेशन, और यहां पर क्या है? सत्रावसान उसको बोलते हैं, प्रोरोगेशन, है ना, सत्रावसान, ठीक है ना। अब यहां पर स्थगन लिखा हुआ है, उसी तरीके से आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 4 में भी प्रोरोगेशन लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिख दिया है? स्थगन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है आपको देखना होगा कि इसमें जो है पहले से ही प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश का अगर हम लोग मानते हैं सही, वो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि इंग्लिश को सही, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप देखो क्या लिखा हुआ है? समनिंग ऑफ अ हाउस मींस कॉन्वोकेशन। हाउस को समन करने का मतलब क्या होता है? कॉन्वोकेशन। अरे कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह मतलब क्या हो रहा है? वो तो खत्म हो रहा है, सेशन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन क्या कब होता है? जब आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो गया, तब क्या होता है? दीक्षांत समारोह। यहाँ तो बोल रहा समनिंग मतलब अब संसद के सत्र को बुला रहे हैं। तो आप देखोगे स्टेटमेंट नंबर 1, है ना, बोला नॉट ट्रू। अच्छा पूछ क्या रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी गड़बड़ी, ठीक है। अच्छा सेकंड नंबर 2 बोल रहा है कि प्रोरोगेशन इन अ सेशन। प्रोरोगेशन इन अ सेशन का मतलब प्रोरोगेशन इन अ सेशन बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट अ हाउस, ये भी सही है। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान, यानी कि एक सेशन का अंत, ये बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? डिसोल्यूशन टर्मिनेट अ हाउस, है ना। डिसोल्यूशन जब होता है तो लोकसभा भंग हो जाती है ना, बिल्कुल थर्ड सही है। फोर्थ देखिए क्या बोला? प्रोरोगेशन ऑफ ए सेशन कैन बी अफेक्टेड द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, ठीक है। अब देखिए लीडर ऑफ द हाउस के कहने पर जो है प्रोरोगेशन नहीं होता है ना। प्रोरोगेशन का भी अधिकार किसको दिया गया है? वो तो आप देखोगे कि या तो लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सत्रावसान तो राष्ट्रपति कर सकते हैं ना। कभी भी आप देखोगे सत्र को बीच में हटा अगर बंद करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आदेश निकाल सकते हैं। तो फोर्थ जो है आप देखोगे बिल्कुल क्या है? गलत है। लेकिन फिर भी आप देखो कि 1 और 4 में ये आ जाएगा आपका क्या? टकराव। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, ऑप्शन को देखा जाए सही तरीके से, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ओनली 4। लेकिन ऑलरेडी आप देखोगे हिंदी और इंग्लिश में इसमें क्या है? ट्रांसलेशन मिस्टेक है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप देखोगे डाउट में है। पता नहीं इसका क्या करेगी बीपीएससी, देखना होगा। क्योंकि अगर हिंदी वाले इसको बनाएंगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो क्योंकि यहां पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अब वो इसके हिसाब से क्या बोलेंगे? अस्तगन से सत्रावसान होता है, अस्तगन से सत्रावसान होता है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विघटन सदन को समाप्त कर सकता है, ठीक है, ये सही है ना। चौथा क्या है कि स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये क्या है? गलत है। अब आप देखिए, अच्छा इसमें 3-3 कथन गलत आ जा रहे हैं, है ना। 3-3 कथन गलत आ जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। तो थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है।
इंग्लिश वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो इसको छोड़ूंगा ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये चीजें तो इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर जो है काफी डिस्कशन आने वाले समय में होने वाला है, और बीपीएससी को देखना होगा कि इसके साथ वो क्या करेगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो सबको पता है कि राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। देखिए, इसको जो है मैंने ले लिया है योजनाओं की तरफ से, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी से जोड़ करके ले लिया है। आपको पता होगा कि सरकार द्वारा जो घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना है उसमें भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, दोनों ही क्या है आपके सही है। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, सो करंट अफेयर्स में रखा जा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आया आपका पॉलिटी का कोर क्वेश्चन, निंदा प्रस्ताव। क्लास में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव पर काफी चर्चा की है। अब निंदा प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन क्या है सत्य है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। तो आप देखो कि अगर हम देखते हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव को, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी कारण को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निंदा प्रस्ताव जब आप लेकर के आएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कब लाते हैं? जब किसी मंत्री के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया हो जिसमें कुछ कमियां रह गई हो, कोई गलत डेटा पेश कर दिया गया है ना, या फिर उसका मंत्रालय जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपको रीजन तो देना होगा ना कि इस कारण से हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि क्या बोला जा रहा है कि कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल क्या है गलत। अच्छा, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है। कैसे भिन्न नहीं है? मैंने बोला अभी कि यहाँ पर कारण बताने की क्या है आवश्यकता है, तो भिन्नता तो दिख गई ना, भिन्न नहीं, ये भी क्या है गलत। अच्छा, सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है और यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सदन की अनुमति इसे प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक नहीं है। याद रखिएगा, सुटेबल आंसर इसका होने वाला है बी, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। बिल्कुल, या तो अगर ये गलत है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये सही है ना। आंसर सीधे सीधे आपका निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बस जानबूझ करके इसको टफ बनाने का प्रयास किया गया है, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आंसर सबके सामने है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो आप देखते होंगे कि अनुच्छेद 32 है, वो बोलता है कि हाँ, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद 216 है जो बोलता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उसको भी रिट निकालने का क्या है शक्ति है। बिल्कुल दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद है वो सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, वो उसका ना मूल क्षेत्र अधिकार में आता है। ठीक है ना। उसी तरीके से सी भी लिखा हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होगा तो मामला हाईकोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में, उसका मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। तो बी और सी तो होंगे नहीं। देख लेते हैं, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, अगर संविधान का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब बताइए, है ना, ए और डी में आपका पूरा का पूरा क्या चल रहा है यहाँ पर टक्कर। एक आंसर तो कोई एक ही होगा, है ना। लेकिन संविधान का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखोगे हमारा संविधान में तो साफ साफ हमारे अनुच्छेदों में लिखा हुआ है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटिशन डाल सकते हैं। तो संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि अगर दोनों में टक्कर भी है फिर भी हमारा आंसर जो मोस्ट सुटेबल आंसर निकल करके आएगा वो क्या होगा? मौलिक अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि ये ज्यादा स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है,
तो अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी अगर इमिनेट करेगा तो ए और डी के बीच में कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका मोस्ट स्टेबल आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन जो पॉलिटी से आया है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोल रहा है कि जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, रोजगार का सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि। देखिए ये ठीक है, लक्ष्य हो सकता है कि रोजगार में वृद्धि वगैरह, लेकिन मुख्य उद्देश्यों में तो इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं। ए या फिर डी, क्या बोला है? जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, प्रतिभाग करने योग्य बनाना। तो देखिए, ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है ना, और वहां पर जनता जो है अपने विकास को लेकर के क्या करती है, काफी एक सक्रिय भूमिका निभाती है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होना चाहिए, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। लेकिन हाँ, जनता में राजनीतिक चेतना की वृद्धि करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अगर मोस्ट सुटेबली देखा जाए तो इसका आंसर निकलना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर डी, कि जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं पंचायती राज, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ग्राम सभा का निर्माण। ग्राम सभा क्यों बनाई जाती? ताकि हम अपने विकास के कार्यों को सामने रख सकें और देख भी सके कि क्या विकास के कार्य हो रहे हैं या नहीं। तो इसका मोस्ट स्टेबल आंसर होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है पॉलिटी से पूछे गए, आपके सामने मैंने डिस्कस किया। कुछ एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर कर आप देखोगे तो अमूमन अगर 15 क्वेश्चन है या फिर 14 क्वेश्चन है, एक अगर हम लोग अगर करंट अफेयर्स का भी हटा तो 14 क्वेश्चनों में आप देखोगे कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप बना सकते थे, है ना। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके सही होने चाहिए ही थे, अगर आपने अच्छे तरीके से क्लास नोट को भी क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने बताया कि कुछ ऑप्शंस को लेकर के ये हैं, और एक क्वेश्चन तो आप देखोगे, तो मैं उसको तो एलिमिनेट कर ही दो, क्योंकि हिंदी में अलग स्टेटमेंट है और इंग्लिश में अलग स्टेटमेंट है, काफी वो कंफ्यूजिंग है, तो एक तो ऐसे ही हटा दो आप। तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन जो है बनने लायक थे। तो आपने अच्छा किया भी होगा। बहुत लोगों के मुझे कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से पॉलिटी क्वेश्चन को किया है। खैर, तो देखेंगे आने वाले समय में रिजल्ट क्या बताता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, अगर इन आंसर्स की के माध्यम से अगर आपका 100 से 110 के बीच में नंबर आ रहा है ना, तो आप जरूर मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। और हमारे द्वारा जो मेंस के लिए हमने अपना क्रैश कोर्स शुरू किया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि मेंस का जो है तैयारी हम लोग आपका अच्छे तरीके से करा सके। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।